स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य। आज हम हिंदी के अंतर्गत आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का अध्ययन कराएंगे। आज हम पेडागॉजी, हिंदी के पेडागॉजी का आपको अध्ययन कराएंगे। तो इसके अंतर्गत है पाठ्यवस्तु का मौन वाचन करते समय। कुल मिलाकर हम आपको मौन वाचन पढ़ाएंगे। वाचन दो प्रकार का होता है। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन? एक होता है सस्वर वाचन, दूसरा होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होता है और मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए। तो सस्वर वाचन मौन वाचन में अंतर क्या होता है देख लीजिए। सस्वर वाचन होता है जो हम जोर जोर पढ़ते हैं, सुर ताल लय के साथ पढ़ते हैं, ठीक। और मौन वाचन क्या होता है? मौन वाचन जो मन ही मन पढ़ते हैं, अर्थात जो लिखित सामग्री को मन में अर्थात बिना आवाज़ किए पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है, ठीक। तो दो होते हैं मौन वाचन। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। अब मौन वाचन सस्वर वाचन क्या होता है जानते हैं? लिखित सामग्री को जब हम जोर जोर पढ़ते हैं या स्वर सहित पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सस्वर वाचन। मौन वाचन लिखित सामग्री को मन में बिना ओठ हिलाए ही जब हम पढ़ते हैं तो उसे ही मौन वाचन कहलाता है। और मौन वाचन में ओठ बंद रहता है। क्या बंद रहता है? ओठ बंद रहता है। जब छात्र पैरों से चलना सीख जाता है, घुटनों के बल पर चलना छोड़ देता है, ठीक। कहने मतलब एक उदाहरण है, जब व्यक्ति खुशकरना छोड़ देता है, पैरों के घुटने के बल चलने लगता है, तो वही मौन वाचन से संबंधित होता है। जैसे बालक है, कोई भी बालक होता है, छोटे बालक होते हैं। बालक जब पैदा होता है तो वो सिर्फ कोरा कागज होता है। कोरा कागज मतलब उससे कुछ नहीं, सिर्फ उसकी एक ही चीज़ भाव समझिए, चाहे जो समझिए, वो रोना जानता है बस, इसके सिवा कुछ नहीं जानता। लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है, जन्म लेता है, तो धीरे 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 उसकी ये चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। यानी कोरे कागज़ पर कुछ लिखना, और लिखा कैसे जाता है? उसके वातावरण के द्वारा, सामाजिक वातावरण के द्वारा, पारिवारिक वातावरण। पहले तो पारिवारिक वातावरण ग्रहण करता है। पारिवारिक वातावरण में सबसे क्या ग्रहण करता है? माँ के एक्टिविटीज़। क्यों माँ की एक्टिविटीज़ को ग्रहण करता है? क्योंकि माँ ही होती है उसके सबसे सन्निकट, और कोई नहीं होता है। 24 घंटे माँ मान चलिए 23 घंटे उसके पास रहती हैं। यही हाल मौन वाचन का है। तो मौन वाचन का अर्थ ही होता है कि जिसमें ओठ न हिले और मन ही मन पढ़े, वही मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? क्यों मौन वाचन पढ़ा जाता है? तो मौन वाचन का उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है ज्ञानात्मक। मौन वाचन का उद्देश्य, तो मौन वाचन किसे कहते हैं समझ में? जो मन में ही मन में पढ़े, बिना ओठ हिलाए ही पढ़े, वही होता है मौन वाचन। मौन वाचन का उद्देश्य किसी भी चीज़ का दो तीन उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भाव, तीन उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक। यही तीन उद्देश्य होता है व्यक्ति। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ज्ञानात्मक है, कौशलात्मक है और रुचि है। पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पहला, छात्रों के शब्द
भंडार में वृद्धि करना। जैसे आप देखते हैं कि ससुरवाचन व्यक्ति ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि व्यक्ति जब बोलता है तो उसमें एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस मतलब कोई भी, जब आप कोई कार्य करेंगे तो आपकी एनर्जी का ह्रास होता ही है। लेकिन मौन वाचन में कोई आप न बोलते ना आपका, न तो आप शारीरिक होता है और न तो मानसिक होता है। तो आप ज़्यादा देर तक एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हैं। किसमें? मौन वाचन के द्वारा। तो पहला इन्होंने कहा कि छात्रों के शब्द सुख के भंडार में वृद्धि होती है। दूसरा, छात्रों की वाक्य रचना ज्ञान और विभिन्न शैलियों की रचना में सहायक होती है। ठीक, छात्रों की वाक्य रचना ज्ञान विभिन्न शैलियों में सहायक होती है। तीसरा, मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान का अध्ययन कराती है। मानव हर समय कुछ न कुछ पढ़ता रहता है, कुछ न कुछ दिमाग में उसके चलता रहता है। व्यक्ति कभी बोलता है नहीं, हर व्यक्ति चाहे जहाँ जाता है वो ज्ञान जरूर अर्जित करता है। अब ये है उसको बोलता नहीं, लेकिन मन ही मन एनालिसिस जरूर करता है, उसका अध्ययन करता है। लोग कहते हैं पागल। पागल कब हो जाता है? हम है, आप है, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको मन में ही उसका विचार करते हैं। क्या करते हैं? मन में ही उसका विचार। लेकिन जो एक विचित्र प्राणी होता है वही वो उसको आप ससुरवाचन करने लगता है, बोलने लगता है, तो कहते हैं यार हर समय बड़बड़ाने लगता है। उससे क्या कहते हैं? पागल दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, ज्ञानात्मक में ही इसके सामान्य व्यवहार की वस्तु को रखा जाता है। दूसरा है ज्ञानात्मक 3 है। उसके बाद कौशल, कौशल का विकास करना। किसका विकास करना? कौशल। कौशल मतलब क्या था? किसी चीज़ में निपुण होना ही कौशल कहलाता है। जैसे छात्रों को उचित आसन पर बैठाकर, छात्रों को उचित आसन पर बैठाकर पठन करने में प्रशिक्षित करना। अगर आप उचित आसन पर नहीं बैठेंगे तो आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएंगे, ज़्यादा देर तक मौन वाचन नहीं कर पाएंगे। तो कौशल ही सिखाता है। अक्सर हम आप क्यों कहते हैं कि आप लेट कर मत पढ़िए, क्यों कहते हैं कि बिस्तर पर लेट कर मत पढ़िए, बिस्तर पर बैठ, उसका एक उचित आसन होता है। क्यों कहते हैं कि आपके बेंच रहे, मेज और कुर्सी पर बैठ पढ़ा जाता है? क्योंकि जब 90 अंश पे आप बैठेंगे, जब आपके शरीर का भार, पैर का भार 90 अंश पे ऐसे होता है कुर्सी पर, तो आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगा। अक्सर आप देखते हैं लोग बैठे बैठे 4-4, 6-6, 8-8 घंटे तक लोग एक बार में बैठ कर अध्ययन करते हैं और मौन वाचन करते हैं, ससुरवाचन नहीं करते हैं। तैयारी करने वाला व्यक्ति देख लीजिए, वो बैठ कर 8 घंटे 6 घंटे पढ़ता है। यहाँ हम लोग या आलस विद्यार्थी जाता है, बिस्तर पर लेटता है, ऐसे बैठ पढ़ता है, आधे घंटे पता लगता है दोनों नेत्र बंद। नहीं, तो कौशल का विकास होता है। कौशल विकास के लिए क्या जरूरी है? उचित आसन का होना जरूरी है। दूसरा, जब आप मौन वाचन कर रहे हैं तो मेन चीज़ क्या होता है? किसी भाव को समझना। क्या होता है? भाव को समझना। ठीक, भाव समझना। जब आप मौन वाचन कर रहे, ऐसा नहीं कि मौन वाचन आप पढ़ते चले जाए, एक लाइन पढ़िए, भाई कौन देख रहा है? आप एक लाइन पढ़ रहे हैं कि एक पैराग्राफ पढ़ रहे, एक पन्ने पढ़ रहे कि आधे पन्ने पढ़ रहे, पूरा पेज खत्म कर दिए? नहीं, उसमें आपको ईमानदारी बरतनी होगी। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको भाव को समझिए, उसका अर्थ ग्रहण करते ही आगे बढ़िए। भाव को समझना होगा, ऐसा नहीं इसको याद करना होगा, उसको दिमाग में मेमोरी में सेट करना होगा, तब आपको आगे बढ़ना होता है। ये किस में होता है? मौन वाचन में।
और जब कोई चीज़ होता है, जब आपके दिमाग में होता है, जब आप पढ़ लेते हैं, तो वही तीसरी टॉपिक कर रहे हैं, छात्रों को लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। जो लिखित सामग्री है उसी को अभिव्यक्त करने की क्षमता करने का विकास होना चाहिए। चौथा है, लिखित सामग्री का विश्लेषण करना। जो आप पढ़ रहे हैं उसको जो आप लिख रहे हैं उसका आप उचित विश्लेषण करना अति आवश्यक है। तीसरा है रुचि। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा कौशल, दूसरा है रुचि। किसी भी चीज़ का रुचि होना अत्यंत आवश्यक है। आपको कह दिया जाए कि आप मौन वाचन करिए, अगर आप में रुचि नहीं है आप मौन वाचन में निपुण हो ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे कहा जाए ना, यदि किसी को प्यास न लगी हो, आप उसको तालाब तक ज़बरदस्ती लिवा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं। जैसे कहते घोड़ा है ना, घोड़ा अगर प्यासा नहीं आप उसको तालाब तक लिवा जाइए, लेकिन पानी नहीं पिला सकती। उसी प्रकार जब तक भी पढ़ने में मन नहीं लगता है आप उसको सारी सामग्री दे दीजिए, जब तक उसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तब तक वो उसमें निपुण हो ही नहीं सकता। तो किसी चीज़ का कौशल में रुचि का होना अत्यंत आवश्यक है। तो मौन वाचन के लिए इसमें छात्रों में अध्ययन में रुचि होना चाहिए। जब तक छात्र में अध्ययन में रुचि नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं पढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, आप लाख प्रयत्न करिए। तो पहला है छात्रों का अध्ययन में रुचि करना। दूसरा, छात्रों की समीक्षा की रुचि उत्पन्न कराना। कोई भी चीज़ होती छात्र अगर रुचि नहीं लेता है तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंतर्गत रुचि उत्पन्न कराना। किन माध्यम के द्वारा वो पढ़ाए, किन माध्यम के द्वारा से आपको बतलाए कि आपको बोरिंग न महसूस हो, बल्कि उसमें रुचि, आनंद की प्राप्ति हो। जब कोई चीज़ आनंद के साथ पढ़ाया जाता है ना तो समझ में आता है। जैसे डीएलएड, आप डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, यदि आपको रुचि नहीं है मास्टर बनने में, घर वाले सोच रहे हैं ज़बरदस्ती इसको मास्टर बना दिया है, तो आप एक अच्छे शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं। वो आपके ऊपर भार महसूस होगा, पूर्ण रूप से भार। तो सबसे ज़रूरी है उसमें रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों को अध्ययन द्वारा अवकाश के क्षणों को उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। अवकाश का समय है, क्या करेंगे? छात्रों को प्रेरित करने के लिए उनमें आप रुचि उत्पन्न करेंगे। चौथा है छात्रों को किसी बात को समझने के लिए स्वयं प्रेरित कराना। स्वयं प्रेरित कराना। छात्र यदि स्वयं प्रेरित होगा, समझिए बात को हमारी, छात्र यदि स्वयं प्रेरित होगा तो उसको वो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, आसानी से उसको स्वीकार भी कर लेगा। ठीक, तो ये था आपका। तीसरा है या चौथा है अभिवृत्त, एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है? किसी चीज़ के एप्टीट्यूड, उसमें उसको ज्ञान प्राप्त कराना। तो पहला पॉइंट है इसमें छात्रों में भाषा सीखने एवं विभिन्न ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास कराना। दूसरा है छात्रों में भाषा, साहित्य, देश, जात, धर्म, संस्कृति आदि का अध्ययन कराना एवं उसके आस्था का भाव पैदा करना। ठीक, धर्म के प्रति, जाति के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपने संस्कृति के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव उत्पन्न कराना। तो इन सब टॉपिकों के आधार पर निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि जहाँ तक मौन वाचन के है तो ये जो है आपका मौन वाचन, तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि
मौन वाचन यह छात्रों को भाषा के लिखित रूप को समझाकर गहराई उत्पन्न कराता है। कौन? मौन वाचन निष्कर्ष रूप में। और यह छात्रों को चिंतनशील विकास करता है। जब कोई व्यक्ति किसी को मौन वाचन करता है ना, तो उसमें चिंतन रहता है। व्यक्ति हर समय किसी न किसी बात पर चिंतन करता रहता है, मौन वाचन करता रहता है। तो यही होता है। और अकेलेपन में ऊब से बचने का यह सर्वोत्तम साधन है। अकेलापन, व्यक्ति जब अकेलेपन में रहता है तब वह मौन वाचन करता रहता है। आप अकेले में जा रहे हैं, यदि कोई यात्रा कर रहा है तो व्यक्ति बैठे बैठे ही मौन वाचन करने लगता है। किसी भी टॉपिक पर चर्चा, देखिए कभी कभी कुछ लोग आँख मूंदे रहते हैं, लेकिन उनका चित्त और वृत्ति कहीं अन्यत्र स्थान पर वो क्या करता है, वो मौन वाचन करता रहता है। ठीक। और मौन वाचन से छात्र जो होते हैं स्व अध्याय के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो ये सब थे मौन वाचन। मौन वाचन से क्या होता है, मौन वाचन से कौन कौन से टेक्निक है, भेद कौन से हैं। अब चलते हैं हम मौन वाचन के भेद। मौन वाचन के भेद। मौन वाचन के दो भेद होते हैं। वाचन के कितने भेद? दो भेद। कौन कौन से? ससुर वाचन और मौन वाचन। ठीक। ससुर पाठन ही मौन वाचन की सफलता का राज है। जब तक आप ससुर वाचन नहीं कर पाएंगे, मौन वाचन नहीं कर पाएंगे। तो मौन वाचन के दो भेद होते हैं। एक होता है गंभीर पाठन, और दूसरा होता है द्रुत पाठन। गंभीर पाठन और द्रुत पाठन। गंभीर पाठन, ठीक, गंभीर पाठन के भी उद्देश्य होते हैं। गंभीर पाठन मतलब किसी भी चीज़ को गंभीरता के साथ पढ़ना। पढ़ते तो सब हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, आज सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सफल हो जाते हैं। सफल होने मतलब कुछ लोग उस क्षेत्र में निपुण हो जाते हैं, कुछ लोग बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। तो एक होता है गंभीर पाठन, दूसरा होता है द्रुत पाठन। गंभीर पाठन के भी भेद होते हैं। पहला क्या होता है? भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा पर अधिकार होना चाहिए। दूसरा है विषय पर अधिकार होना चाहिए। कोई भी आप विषय पढ़ें, विषय पर अधिकार होना चाहिए। बात समझ में आई? तीसरा है केंद्रीय भाव की खोज। वास्तव में किस चीज़ की चर्चा हो रही है? केंद्रीय भाव की खोज। तीसरा, चौथा है नवीन सूचना एकत्रीकरण, एकत्र करना। नवीन सूचना एकत्रीकरण। यदि इस पर चर्चा किया जाए तो गंभीर पाठन के ये चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक। और क्या है? सीखी भाषा की समस्या, सीखी भाषा का अभ्यास, अवकाश का सदुपयोग करना, ये द्रुत पाठन के अंतर्गत आते हैं। तो इस पर देखिए, गंभीर पाठन पर ये देखिए, भाषा पर अधिकार। आपको भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, विषय पर भी अधिकार होना चाहिए,
केंद्रीय भाव की खोज, मतलब आप किस चीज़ पर टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, मेन टॉपिक आपका ये केंद्रीय भाव। नवीन सूचना कहते कि वास्तव उसमें नवीन चीज़ क्या होती है, व्यक्ति हर समय जब पढ़ता है तो उसमें कुछ न कुछ नवीन बातें ज़रूर आती हैं। अब ये बात हो गई, द्रुत पाठन में भी होगा। द्रुत पाठन में सीखी भाषा के समस्या अभ्यास, अवकाश का सदुपयोग, साहित्य परिचय, अभिव्यक्ति एवं आनंद प्राप्ति के लिए जब पढ़ते हैं तब द्रुत पाठन तेज़ी के साथ पढ़ते हैं, किसी चीज़ विचार नहीं करते, और मौन वाचन में बार बार उसी चीज़ को पढ़ते रहते हैं। ठीक, तो सीखी भाषा का अभ्यास, जैसे अगर आप कोई भी भाषा पढ़ते तो अभ्यास करना द्रुत पाठन के अंतर्गत आता है। मौन वाचन के साधन कौन कौन से हैं, किन किन साधनों के द्वारा मौन वाचन किया जाता है? पहला है शांतिमय वातावरण। क्या है? मौन वाचन। मौन वाचन के साधन कौन कौन से हैं? ठीक, मौन वाचन के साधन, पहला है आपका शांतिमय वातावरण। शांतिमय वातावरण, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, हमें ऐसे कमरे चाहिए जहां शांतिमय वातावरण रहे। ठीक, क्या हो? शांतिमय, कोई शोरगुल ना हो। अक्सर लोग रात में क्यों पढ़ते हैं, भोर में भी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भोर में शांतिमय एकदम शांत वातावरण रहता है, और जो शांत वातावरण में दिमाग स्थिर होता है। तो पहली ही बात यह है कि शांतिमय वातावरण है, शोरगुल ना हो, परिवार से हटकर हो। अक्सर आप लोगों ने देखा है, आपके पहले के समय में जो गुरुकुल की व्यवस्था होती थी वो कहाँ होती थी? जंगल में। क्यों जंगल में? क्योंकि यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता, शांतिमय वातावरण। दूसरा, एकाग्रता। मौन वाचन के लिए एकाग्रता का होना अति आवश्यक है। जब तक आप एकाग्रचित नहीं होंगे, मौन वाचन देर तक आप मौन वाचन कर रहे, कोई आया आपको डिस्टर्ब किया, बुला दिया, तो आपका क्या हुआ? आपका क्रमबद्धता टूट गया। तो इसका मतलब आप मौन वाचन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है पहला स्थान। दूसरा, एकाग्रता। तीसरी की बात करते हैं तो तीसरा आपका है व्याकरण के नियमों की पूर्ण जानकारी। व्याकरण के नियमों की पूर्ण जानकारी। व्याकरण के नियमों की पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। जब मौन वाचन करते समय ये आप अगर व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है, आप सही से वाक्य कह ही नहीं पाएंगे, और ख़ासकर हिंदी और संस्कृत में तो और भी नहीं, क्योंकि कहीं आपको संधि करना होगा, कहीं समास करना होगा, कहीं विग्रह करना होगा। तो व्याकरण के नियमों की आपकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, कहाँ नहीं होगा, कौन संज्ञा है, कि सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, इन सब चीज़ों को होना अति आवश्यक है। ठीक। तीसरा है, चौथा, समुचित ज्ञान। आपको किसी भी विषय पर पूर्ण जानकारी या भली भांति की जानकारी होनी चाहिए, अर्थात पाठ विषय का पूर्ण भाव ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि पाठ पुस्तक के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। अर्थात जो लोकोक्तियाँ, मुहावरे और वाक्यांश, इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका बृहद शब्दकोश। बृहद शब्दकोश। आपको 1 से 10 तक 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 1 से 10
अपना शब्दकोश स्ट्रांग करना होगा कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक, अर्थात शब्दकोश से प्राय यह है कि हमें भाषा के समार्थी अथवा सअर्थी शब्दों की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। इसके अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश, ठीक, इन सब चीज़ों का होना अति आवश्यक है। देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बृहत शब्दकोश के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है आपका 7वां, धैर्यशीलता। धैर्यशीलता किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु को प्राप्त के लिए धैर्यशीलता अत्यंत आवश्यक है। बिना धैर्यशील के आपको कोई भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार आप देखते हैं कि मौन वाचन की ये प्रमुख साधन थे। हेडिंग आपको याद करनी होगी। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जानते ही आप सब कुछ जानते हैं। शांतमय वातावरण होना अति आवश्यक, किसी भी चीज़, एकाग्रता होना आवश्यक है, व्याकरण के नियमों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आप एकाग्रचित नहीं होंगे तो आप ज़्यादा समय तक मौन वाचन नहीं कर पाएंगे। शांतमय वातावरण नहीं रहेगा, आप ज़्यादा समय तक मौन वाचन नहीं कर पाएंगे। व्याकरण नियमों का ज्ञान नहीं है तो आप भी उसमें दिक्कत होगी मौन वाचन करने में, क्या वास्तव में अर्थ क्या होगा। समुचित, आपको किसी भी चीज़ का समुचित मतलब होता है समुचित ज्ञान। किसी भी विषय में आप मौन वाचन कर रहे हैं तो आपको उसमें समुचित ज्ञान होना अति आवश्यक है। बृहद शब्दकोश, बृहद शब्दकोश अंतर हुई आपका तद्भव, तत्सम और संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची आदि शब्द आते हैं। ठीक, मौन वाचन का महत्व, तो ये सब सारी चीज़ थी। मौन वाचन, वाचन क्या होता है, मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन के उद्देश्य क्या होते हैं, मौन वाचन के भेद क्या है, मौन वाचन के साधन क्या हैं। ठीक, तो इस पर आज हमने आपको चर्चा किया, विस्तृत चर्चा किया। आगे हम चर्चा करेंगे मौन वाचन का महत्व अगले वीडियो में कि क्या मौन वाचन का महत्व है। तब तक के लिए आप मौन वाचन जरूर अच्छे से याद करिएगा, पढ़िएगा। मौन वाचन के भेद, वाचन, वाचन के भेद, उद्देश्य, साधन, ठीक, ये चीज़। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए सभी को शुभ मध्याह्न। धन्यवाद।